Hello everyone. So today we are going to discuss about the next topic of chapter 3 human reproduction of class 12 biology. This is the fourth part and in the fourth part we are going to discuss the topic menstruation, and it is also called the menstrual cycle, which is a cyclic change in human ovary, which is occur frequently during the lap of 1 month. Okay, so starting from the synopsis, in this module we will introduce the topic, after that follicular growth and atresia, then endometrial cycle we will see, then premenstrual symptoms, artificial postponement and reference. Okay, so first starting from the introduction, as we all know, menstruation, also known as period, it is a regular discharge of blood and mucosal tissue known as menses from the inner lining of uterus through the vagina. Okay, तो ये menstruation एक प्रोसेस है जिसको हम लोग कॉमनली रिफर करते हैं पीरियड से, और ये एक रेगुलर डिस्चार्ज होता है ब्लड का और म्यूकोसल टिश्यू का. ठीक है, जिसको मेंसेस भी बोलते हैं. ये इनर लिनिंग ऑफ यूट्रस से होता है, थ्रू द वजाइना मिनिस्ट्रल फ्लो होता है. द फर्स्ट पीरियड यूजुअली बिगिंस विद द 12 एंड 15 ईयर्स ऑफ द एज नोन एज मिनाके. मतलब ये फिक्स नहीं है, इट इज़ नॉट फिक्स दैट on which particular age the menarche occur in the girl child. Okay, so basically it is a range between the 12 and 15 years of age whenever the period started, that it is called the menarche. Okay, usually typical length जो होता है the first day of one period and first day of next period, it is 25 to 45 days. It is also not fixed because it is also a range between to 21 to 45 days in young woman and 21 to 31 days in adult. सो ऑन एन एवरेज अगर हम निकालेंगे तो वो 28 डेज का आता है. ब्लीडिंग जो होती है वो यूजली चलती है 2 से 7 दिन तक, यानी इसका भी वेरिएबल होता है कि इन सम वुमन इट इज़ बी ब्लीडिंग फॉर 2 डेज एंड सम वुमन फॉर 7 डेज ऑल्सो. सो अमाउंट ऑफ ब्लड जो लॉस होता है इट्स अबाउट 20 to 80 ml होता है. अगर एवरेज इसका भी देखेंगे तो 35 ml मिनिस्ट्रल ब्लड जो है वो फ्लो होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन. मिनिस्ट्रल ब्लड जो है कंसिस्ट करता है डार्क आल्टर्ड ब्लड को, म्यूकस वजाइनल एपिथेलियल सेल्स भी होती है उसमें, कुछ फ्रेगमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल की रहती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, एंजाइम होते हैं और उसमें बैक्टीरिया होते हैं. ठीक है, ये मिनिस्ट्रल ब्लड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है. फिर नेक्स्ट जो menstruation stops occurring after the menopause. Menopause is a condition which is usually occurs between the 45 and 55 years of age. So lack of period is known as amenorrhea, is when period does not occur by the 15 or have the not occurred in a 90 days. ठीक है, तो menopause is a condition when the period stops. Okay, and where is a situation also there when period is not occurring in a 90 days or period is not occurring by the age of 15. So this condition is called amenorrhea. Okay, so next slide. फॉलिकुलर ग्रोथ और एट्रेसिया क्या होता है, तो इसमें हम देखेंगे जो जर्म सेल्स होती है. जर्म सेल इट मीन्स जो गैमेट्स होते हैं जिसमें ओवा बनते हैं, हमने पिछले मॉड्यूल्स में देखा है. तो जर्म सेल माइग्रेट करती है एंडोडर्म ऑफ द योक सैक in the region of hindgut into the gonadial ridge where oogonia are surrounded by the clump of epithelial cell. तो as we previously discussed the structure of ovary, their primordial follicles वहाँ पे होते हैं. तो वो कैसे वहाँ पे एम्ब्रियो योक सैक से निकल के उस पे आते हैं. ठीक है, जहाँ पे एपिथेलियल सेल बहुत सारी क्लम्प कर लेती है उनको. अब इसमें देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ ऊगोनिया डिवाइड कंटिन्यूसली. बहुत सारे जो ऊगोनिया है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं. सम विच एंटर इन अ प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन. तो कुछ उसमें प्रोफेज में चले जाते हैं, जैसे सेल डिवीजन का जो स्टेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. तो उसके प्रोफेज वाले कंडीशन में वो जब पहुंच जाते हैं फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन. मियोटिक डिवीजन मतलब जो डिवीजन 2 पार्ट में कंप्लीट होता है, जिसको रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं. तो मियोटिक डिवीजन 2 पार्ट में होता है, तो मियोसिस 1, मियोसिस 2. तो ये मियोसिस 1 के जो उसमें फर्स्ट पार्ट में जाते हैं, दे आर कॉल्ड प्राइमरी oocyte, और उन oocytes को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी oocyte, दैट सराउंडेड बाय द फ्लैट सेल्स फ्रॉम द स्ट्रोमा कॉल्ड प्राइमोर्डियल फॉलिकल. तो उस फॉलिकल को हमने कल भी देखा था, लास्ट उसमें देखा था, प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है.
प्राइमरी oocyte get through the various stage of prophase and finally get arrested in a diplotin stage of first meiotic division. तो जब तक कि ओव्यूलेशन नहीं होता है तब तक के वो उसी स्टेज में जाके प्रोफेज वाले स्टेज की डिप्लोटीन स्टेज में जाके, क्योंकि उसमें बहुत सारी स्टेज होती है जैसे डिप्लोटीन, पैकेटीन, जाइगोटीन, ठीक है, तो उसकी डिप्लोटीन वाली फेज में जाके वो अरेस्ट हो जाता है, वहाँ पे रुक जाता है, ठीक है। अब इसमें एक लेसन एंड फैक्ट ये है इसमें दैट टोटल नंबर ऑफ oocyte जो होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ oocyte एट 20 वीक्स ऑफ इंट्रायूट्राइन फेज, यानी कि जब फीमेल फीटस जो इन द वर्म होता है तब उस समय उसके फीटस में अबाउट 6 to 7 मिलियन oocyte होते हैं जब बेबी गर्ल जब इन द वर्म होती है, ठीक है, यानी फीमेल फीटस होता है मदर के वर्म में, तब उसके अंदर जो इंट्रायूट्राइन फेज में 20 वीक्स के फीटस में 6 से 7 मिलियंस ऑफ oocyte होते हैं, बट वो बर्थ तक आते आते बहुत सारे डीजनरेट हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं 2 मिलियन तक के। 2 मिलियन इट मीन्स अप्रोक्सीमेट 20 लैक्स, ओके। प्यूबर्टी तक आते आते उसमें से ओनली 4 लाख oocyte जो है वो बचते हैं और बाकी सब क्या हो जाते हैं, एट्रेटिक हो जाते हैं, मतलब वो डीजनरेटिव फेज में चले जाते हैं। ड्यूरिंग इंटायर रिप्रोडक्टिव पीरियड, उसमें से भी रिप्रोडक्टिव पीरियड में ओनली 400 oocyte आर लाइकली टू ओव्यूलेट, यानी कि पूरे रिप्रोडक्टिव साइकिल में 400 400 oocyte ही ओव्यूलेशन होता है, बाकी सब एट्रेटिक हो जाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ यूट्राइन फेज से अगर आप देखते जाएं तो हमेशा रिड्यूस 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 ही होता जा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जर्म सेल इज डीजनरेशन, क्योंकि ये खत्म कैसे हो रही है, एक प्रोसेस हो रही है जिसको हम बोल रहे हैं डीजनरेशन, विच अकर्स थ्रू आउट द चाइल्डहुड एंड चाइल्ड बियरिंग पीरियड। तो चाइल्डहुड में और चाइल्ड बियरिंग पीरियड में, दोनों पीरियड में वो डीजनरेटिव हो रहे हैं, ठीक है। नाउ ये जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको बोलते हैं मैच्योरेशन। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन देख लिया कि हाउ फास्ट दे कैन मल्टीप्लाई एंड हाउ फास्ट कैन दे डीजनरेट ऑल्सो, ओके। सो मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, ड्यू टू LH सर्ज। अब व्हाट इज LH हियर, LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ओके। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के पीक पर जाने के, LH सर्ज पे होने से क्या होता है, प्राइमरी oocyte जो है वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte बनाते हैं, ठीक है, प्राइमरी oocyte कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte बनाते हैं एंड फर्स्ट पोलर बॉडी जो है बनती है और दोनों अनइक्वल साइज के होते हैं, यानी कि जो ओवम बनेगा या oocyte बनेगा सेकेंडरी वो लार्ज होगा और जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी वो बहुत स्मॉल होगी कंपेरेटिवली विद दैट oocyte, ओके। तो इस तरीके से कि मैच्योरेशन उसमें होता है ड्यू टू द LH सर्ज। LH सर्ज मतलब LH एक हार्मोन है जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, वो सिक्रीट होता है ऊपर हाइपोथैलेमस से, अभी हम उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। नाउ सेकेंडरी oocyte के बारे में अगर देखते हैं, सेकेंडरी oocyte बिगिंस टू सेकेंड माइटोटिक डिवीजन बट गेट अरेस्टेड एट मेटाफेज। तो सेकेंडरी oocyte कब तक के कहाँ तक जाता है, एक सेकेंड माइटोटिक डिवीजन में जाता है, लेकिन उस सेकेंड मियोटिक डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में जाने के बाद वो अरेस्ट हो जाता है और उसका फिर डिवीजन तभी हो पाता है जब वो एक किसी फर्टिलाइजेशन हो पाता है किसी स्पर्म से, रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्जर बॉडी कॉल्ड ओवम। और जब उसके साथ जब फर्टिलाइज होता है तब उसमें डिवीजन होता है और एक लार्जर बॉडी बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवम, जैसे मैंने कल गैमेटोजेनेसिस में भी बताया था, और एक स्मॉलर बॉडी बनती है जिसको बोलते हैं सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। तो इस तरीके से 2 पोलर बॉडी हमको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर हर बार फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज every time it is not possible or it is not every time that is copulation is happening, okay। so in absence of fertilization secondary oocyte जाके बाद में degenerate हो जाता है और खत्म हो जाता है, ठीक है। the arrested first meiotic division prior to ovulation due to the ovulation maturation inhibition, ये एक फैक्टर इन्वॉल्व रहता है जिसको हम लोग ओव्यूलेशन मैच्योरेशन इनहिबिशन बोलते हैं, वो रोक के रखा रहता है ओव्यूलेशन के पहले मियोटिक डिवीजन को। प्रेजेंट इन द फॉलिकुलर फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द ग्रेनुलोसा सेल, ये ग्रेनुलोसा सेल भी अभी हम देखेंगे कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक साइक्लिक चेन देखते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली 2 उसमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं पूरे मिनिस्ट्रल साइकिल को। फर्स्ट जो फेज होती है दैट इज फॉलिकुलर फेज, सेकेंड जो फेज होती है वो होती है
ल्यूटियल फेज। इसका मैं आपको बीच में ये बता सकता हूँ कि यहाँ जो बीच में जो हो रहा है ये दैट इज 14th डे एंड दैट इज द ओव्यूलेशन डे। ओके, ओव्यूलेशन डे 14th डे। तो ओव्यूलेशन के जो पहले की फेज होती है उसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, और ओव्यूलेशन के बाद की जो फेज होती है यानी आफ्टर द 14th डे जो फेज होती है वो होती है ल्यूटियल फेज। ओके, तो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो फॉलिकुलर फेज यानी जो स्टार्टिंग डे 1 की जो चीज़ है, यहाँ पे दो चीज़ें इस ग्राफ में डिपिक्ट कर रही है। पहली जो चीज़ है ये है पिट्यूटरी हार्मोन जो रिलीज हो रहे हैं, उनकी किस अमाउंट पे रिलीज हो रहे हैं, कब उनका ग्राफ जो है पीक पे जा रहा है, कब वो डाउन हो रहे हैं, कब, है ना, इस तरीके से। उसके बाद जो ओवेरियन फेज है जिसमें ओव्यूल्स जो है किस तरीके से मिच्योर हो रहे हैं ये हमको देखने को मिल रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले डे 1 पे जो फॉलिकल का साइज है वो बहुत छोटा है, फिर धीरे धीरे वो डे बाय डे वो क्या हो रहा है, मिच्योर हो रहा है। लेकिन आफ्टर जब FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब पीक पे जा रहे हैं, ठीक है, तब वहां पे ओव्यूलेशन वाली प्रोसेस हो रही है, यानी कि ओवा जो है वो ओवरी को उसकी वॉल को रप्चर करते हुए बाहर आ जा रहा है ओवरी से। ठीक है, तो अभी तक के हम मिच्योरिंग फॉलिकल देख रहे थे, अब जो है ओवा निकलने के बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों का लेवल बहुत गिर जाता है सिक्रीट होना, और कॉपर्स लूटियम डेवलप होने लगती है, और कॉपर्स लूटियम फिर वापस जिसमें चेंज हो जाती है वो कॉपर्स अल्बानिकस। तो ये पूरा एक साइक्लिक चेंज होता है। इसके बाद नेक्स्ट मिनिट्रेशन के लिए वो प्रिपेयर करना शुरू हो जाती। ठीक है, तो ये इस तरीके से ग्राफ जो हमने देखा। उसके बाद आगे देखेंगे oogenesis एंड फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ये हमने पहले भी एक बार गैमेटोजेनेसिस वाले उसमें डिस्कस कर चुका है कि कैसे बर्थ के पहले जो है मल्टीप्लिकेशन होता रहता है, प्राइमरी oocyte बनते रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता उसमें प्राइमोर्डियल फॉलिकल में बर्थ के। फिर आफ्टर दी एडोलेसेंस टू मेनोपॉज क्या होता है, मियोसिस 1 होती है, फिर मियोसिस 2 होती है, फर्टिलाइज होता है तो मियोसिस 2 होती है, फर्टिलाइज नहीं होता है तो फिर वो डाई हो जाता है यहाँ पे, अगर नहीं फर्टिलाइज हो पाता है तो वो डाई हो जाता है। ठीक है, और जब मियोसिस 2 होती है उसके बाद जाइगोट बन जाता है, उसके बाद सेकंड पोलर बॉडी भी बाद में नरिशमेंट करने के बाद डाई हो जाता है, और जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है। ठीक है, ये तो हो गया। और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फॉलिकल का डेवलपमेंट बता रहा है, तो फॉलिकल मतलब सिर्फ ओवरी का डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ओवरी के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है। तो ग्रेनुलोसा सेल उसके चारों तरफ है, बाद में वो रिलीज हो गया, उसके बाद कॉर्पस लूटियम डेवलप हो गई। तो इस तरीके से oogenesis और फॉलिकल डेवलपमेंट हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। आगे हम देखते हैं, तो इसमें ये फिर से वही प्रोसेस है कि कैसे ये जो ओविजरस कॉर्ड्स है वो प्राइमोडियल फॉलिकल, देन प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी प्रीनेटल फॉलिकल, फिर एंट्रल फॉलिकल, फिर एंट्रिन कैविटी बन जाती है, फिर ओव्यूलेशन हो जाता है, ओवा बाहर हो जाते हैं, कॉर्पस लूटियम डेवलप हो जाता है, ओवा फिर आगे की प्रोसेस करता है। तो इस तरीके से एक सिंपल डायग्रामेटिक व्यू हम देख सकते हैं। यहाँ पे LH सर्च बहुत ज़रूरी है ओव्यूलेशन के लिए। ठीक है, नाउ जो है ये है प्राइमोडियल सेल की मॉर्फोलॉजी। प्राइमोडियल सेल जो मतलब जो ओव्यूलेशन के पहले जो सेल बनती हैं उनको बोलते हैं। तो प्राइमोडियल फॉलिकल कंसिस्ट ऑफ वन oocyte, ठीक है, सराउंडेड बाय द सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल विथ मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स देयर इज अ साइमल्टेनियस एनलार्जमेंट होता है oocyte का। द रेडियली अरेंज जो सेल ग्रेनुलोसा सेल रहती है उसको बोलते हैं हम लोग कोरोना रेडिएटा। इन द लास्ट मॉड्यूल वी हैव सीन दैट कि कोरोना रेडिएटा जो है उस ओवम के चारों तरफ सराउंडेड रहती है। कोरोना रेडिएटा सराउंडेड बाय जोना पेल्यूसिडा, एक लेयर होती है, जेली कोट होता है। साइटोप्लाज्म जो है विटेलाइन मेम्ब्रेन से लिमिटेड होता है, यानी उसको चारों तरफ से कवर करके रखा रहता है। द स्पेस बिटवीन जोना पेल्यूसिडा सीडा एंड विटेलाइन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्री विटेलाइन स्पेस, है ना, मतलब जो जोना पेल्यूसिडा है और विटेलाइन मेम्ब्रेन है उसके बीच का जो स्पेस होता है उसको प्री विटेलाइन, अभी मैं इसको डायग्राम से भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मियोटिक डिवीजन पोलर बॉडी जो है वो बनती है, वो पुश कर दी जाती है प्री विटेलाइन स्पेस में। ठीक है, आगे फिर हम देखते हैं। ये आपका पूरा जो चीज़ है, जो अभी मैं पिछले स्लाइड का जो चीज़ें बता रहा था आपको कि प्री विटेलाइन स्पेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये प्री विटेलाइन स्पेस है। विटेलाइन मेम्ब्रेन जो है अंदर लिमिटेड है जिससे साइटोप्लाज्म। जोना पेल्यूसिडा जो है बाहर की तरफ है, बाहर जो सेल्स है वो कोरोना रेडिएटा में, और अंदर जो है प्राइमरी oocyte में डिवीजन चल रहा है। ठीक है, डिवीजन के बाद जो पोलर बॉडी बनती है, फिर पोलर बॉडी में जो डिवीजन होता है सेकेंडरी oocyte में जो डिवीजन की फेज दिखाई होती है। तो ये मॉर्फोलॉजी ऑफ oocyte हम देख रहे थे। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे ओवरी में क्या क्या साइकिल चलती है या किस तरीके से ओवेरियन साइकिल रन करती है। तो ये ओवेरियन साइकिल है।
कि यहाँ अगर आप देखें डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन ऑफ अ फॉलिकल, ओव्यूलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉपर्स ल्यूटियम, ये सब को हम ओवेरियन साइकिल में पढ़ते हैं या अंदर उसको कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले ओवम जो है वो बहुत छोटा होता है, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte, ठीक है। प्रीमॉर्डियल फॉलिकल से डेवलप होता है प्राइमरी oocyte, फिर वो और फॉलिकुलर द फॉलिकल मेच्योर होता है, उसके बाद सेकेंडरी oocyte बनता है, बीच में एक कैविटी बन जाती है जिसको हम एंट्रम कैविटी बोलते हैं। ओव्यूलेशन जब होता है 14th डे में तो ओवा जो है बाहर आ जाता है, फिर बाद में जो डीजेनरेटिव फेज में कॉर्पस लूटियम डेवलप होता है और डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो वो फिर डीजेनरेट हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी होती है, इन केस ये ओवा को स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है और ये जाइगोट में डेवलप, तो कॉपर्स लूटियम अपनी जगह पे बना रहता है, यानी कि नेक्स्ट मेन्स्ट्रुअल साइकिल को रोक देता है। दैट इज वाई व्हेन प्रेगनेंसी अकर द मेन्स्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, ओके। मानी जब तक आफ्टर दी बेबी बर्थ तक वो प्रेगनेंसी के चलने तक के मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता है, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे फेजेस ओवेरियन साइकिल में क्या क्या था। तो जो अभी हमने देखा है वही। तो सबसे पहले होता है रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ फॉलिकल, जिसको प्री एंट्रल फेज बोलते हैं, जिसमें एंट्रम एक कैविटी नहीं बनी है सेकेंडरी उसमें। तो अबाउट 20 एंट्रल फॉलिकल प्रोसीड टू डेवलप इन ईच साइकिल। हर साइकिल में कम से कम 20 फॉलिकल डेवलप होने स्टार्ट होते हैं। आफ्टर अ सर्टेन स्टेज द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल आर अंडर FSH. What is FSH here? FSH is a follicle stimulating hormone. Okay, the oocyte gets surrounded by the secretion of follicular cell are called zona pellucida, जो अभी हमने देखा लेयर। Okay, the flattened outer pregranulosa cell becomes the cuboidal and multi-layered called granulosa cell बना लेती है, कई सारी वो उसमें अरेंज हो जाती है। चैनल्स फॉर्म हो जाते हैं ग्रेनुलोसा सेल और oocyte के मीट फॉर न्यूट्रिशन के लिए, अंदर उसको न्यूट्रिशन के लिए जाना है तो उनके बीच में चैनल फॉर्म हो जाते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ थीका इंटरनल लेयर ऑफ ओवेरियन स्टोमा बिगिंस एंड ग्रेनुलोसा सेल नाउ एक्वायर FSH रिसेप्टार्स, मतलब उसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए रिसेप्टर चाहिए होता है। नाउ आगे फिर हम बढ़ते हैं, सेकेंड होता है क्योंकि अभी हमने देखा कि 20 कम से कम प्री एंट्रम फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं, तो 20 के 20 तो रिलीज नहीं हो सकते इन 1 मंथ, ओके। तो उसमें से कोई एक डोमिनेट फॉलिकल होता है जो सेलेक्ट होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल इज प्राइमरी फॉलिकल डिपेंड करता है FSH पे, किसको सबसे ज्यादा वो हार्मोन मिला FSH, ठीक है। ग्रेनुलोसा सेल ग्रो फास्टर देन द थीका सेल, स्पेसेस बिटवीन ग्रेनुलोसा सेल गेट फिल्ड विद द फॉलिकुलर फ्लूइड। डोमिनेट फॉलिकल क्या होता है? वन ऑफ द फॉलिकम बिकम डोमिनेट, एक डोमिनेट बन जाता है जो हाईएस्ट, जिसमें एंट्रल कॉन्सेंट्रेशन होता है एस्ट्रोजन का, एंड लोवेस्ट एंड्रोजन होता है। एंड्रोजन जो कि एक मेल हार्मोन होता है विथ मैक्स्ड FSH रिसेप्टर्स, यानी कि उसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग रिसेप्टर्स होते हैं। द रेस्ट बिकम एट्रेटिक, बाकी सब एट्रेटिक हो जाते हैं, यानी डिजेनरेटिव फेज में चले जाते हैं। ग्रेनुलोसा सेल सराउंडेड बाय ओवम टू फॉर्म द डिस्कस प्रोलीगरस विच एंकर्स ओवम टू द फॉलिकुलर वॉल, ठीक है। तो ग्रेनुलोसा सेल जो है उसके चारों तरफ जो ओवम से लगी रहती है वो एक डिस्कस प्रोलीगरस बनाती है जो ओवम को फॉलिकुलर वॉल से अटैच करके रखता है, ठीक है। दिस सेल एडजेंट टू ओवम इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। फिर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो इंड्यूस करता है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रिसेप्टर को, ताकि फिर क्या हो, LH सर्ज हो। और आपको पता है जब LH सर्ज होता है यानी कि LH हार्मोन जो पीक पे जाता है तभी ओव्यूलेशन हो पाता है, ठीक है। द थीका सेल गेट सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेनुलोसा सेल बाय द मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा। हमने देखा कि थीका सेल जो है दोनों सेपरेट रहती है ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेन से, ठीक है। द अमाउंट ऑफ फॉलिकुलर फ्लूइड इंक्रीजेस एंड कंसिस्ट ऑफ FSH। अमाउंट बढ़ जाता है फॉलिकुलर फ्लूइड का और उसमें FSH बहुत सारे होते हैं, एस्ट्रोजन होते हैं, प्रोलैक्टिन होता है, OMI एक फैक्टर मैंने बताया था, LI होता है उसमें, एंड इम्यूबिन होता है। एक फ्यूली मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल में क्या क्या होता है? थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा सेल लेयर, डिस्कस प्रोलेगरस और फॉलिकुलर एंट्रम कंटेनिंग फॉलिकुलर फ्लूइड, ये सब रहते हैं उसमें, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ये जो कैविटी हमको ये दिख रही है यही तो एंट्रम कैविटी है, और ये जो दिख रहा है वो डिस्कस प्रोलिगरस है, थीका एक्सटर्ना, जोना पेल्यूसिडा, oocyte, आपको सब दिखे, सारी चीज़ इसमें दिख रहे हैं। और इसका साइज अबाउट 20 mm रहता है, उसके पहले 500 माइक्रोयूम उसके पहले। तो ये पूरा एक डेवलपमेंट दिखा रहा है कैसे कैसे ग्राफियन फॉलिकल पूरा मेच्योर फॉलिकल में डेवलप होता है बिफोर द ओव्यूलेशन, ओके। फिर हार्मोन कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? तो इसमें मेनली आप बता सकते हैं यहाँ पे कि FSH लेवल यहाँ पे और
LH लेवल जो है वो करता है। बाकी इसमें बहुत सारा उतना इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने की ज़रूरत है हमको, ठीक है। आप LH और FSH का बता सकते हैं इसमें। उसके बाद हार्मोनल कंट्रोल कैसे रहता है oogenesis का, ये कंट्रोल होता है हमारे हाइपोथैलेमस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। ओके, तो मास्टर ग्लैंड क्या करती है, LH और FSH हार्मोन उसमें वो करती है। इसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म होता है, जब हायर एस्ट्रोजन लेवल हो जाता है तो उसको वो इंडिकेट करता है, ठीक है। फिर अगर ओव्यूलेशन हो जाता है और कॉपर्स लुटियम रहती है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एंड इनहिबिन उसके ऊपर जाता है वहाँ पे। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है कोऑर्डिनेट रहता है हार्मोनल कंट्रोल से। ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन जो एक फेज होता है जो 14th डे पे होता है। तो डोमिनेट फॉलिकल जो है वो ओवरी तक पहुंच जाते हैं, ओवम बिकम द डी अटैच फ्रॉम द वॉल एंड फ्लोट इन लिक्विड फॉलिकुलाई, तो वो डी अटैच होना शुरू होता है। oocyte कंप्लीट फर्स्ट meiotic डिवीजन एंड रिलीज ऑफ द फर्स्ट पोलर बॉडी विच इज द पुश्ड टू प्री विटलाइन स्पेस में चला जाता है। फॉलिकुलर वॉल जो है ओवेरियन सरफेस के एकदम पास पहुंच जाती है, वहां की जो वॉल है वो बहुत थिन हो जाती है और फॉर्म स्टिग्मा टू विच ओवम गेट रिलीज, तो एक स्टिग्मा बनाती है, एक पोर बनाती है जिससे वो वहां बाहर निकलता है। हार्मोन कौन कौन सा इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो है कि LH सर्ज जो है वो ल्यूटिनाइजिंग एक्टिंग स्टार्ट करता है और वो स्टार्ट होता है उसका काम करना 24 to 40 आवर बिफोर द एवोल्यूशन। कुछ अमाउंट में जो है 70 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन भी है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है इस एक्शन के लिए। और प्रोजेस्ट्रॉन ऑल्सो फैसिलिटेट द पॉजिटिव feedback action to the induced FSH surge to increase the प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर भी यानी जिसको प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर दैट इज प्लाज्मिनोजेन प्लाज्मिन लाइसिस करता है फॉलिकुलर वॉल का, ताकि उसमें से वो निकल पाए बाहर, ठीक है। आफ्टर द एस्ट्राडियोल जब अपनी क्रिटिकल लिमिट पे पहुंच जाता है तो एक पॉजिटिव फीडबैक LH सर्च के ऊपर लगाता है। ओव्यूलेशन जो है वो 10 to 12 हॉर्स आफ्टर द LH पीक के बाद होता है। ओव्यूलेशन कोइंसिडाइज अप्रॉक्स 24 to 36 आवर द आफ्टर द पीक ऑफ एस्ट्रोडियल लेवल। तो ये सारे हार्मोन्स जो है वो काम करते हैं और इसके वजह से जो कंबाइंड इफेक्ट जो जनरेट होता है तो वो फर्स्ट पोलर बॉडी और ओव्यूलेशन को बाहर करता है। इफेक्ट क्या है, आफ्टर द इवोल्यूशन रप्चर फॉलिकल जो है वो कॉर्पस लुटियम में चेंज होना शुरू करते हैं। रिलीज ओवन इज पिक्ड अप द फिलोपियन ट्यूब, तो जो ओवम रिलीज होता है उसको एक ट्यूब पिक करती है जिसको हम फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं। आइदर डीजनरेट हो जाता है और डेवलप हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो दो कंडीशन हो सकती है ओव्यूलेशन के बाद, या तो फर्टिलाइज हो जाए और वो एम्ब्रियो में डेवलप होना शुरू हो जाए, या तो वो आइदर वो बिना फर्टिलाइज होकर डीजनरेट हो जाए और फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू बाहर निकल जाए, ठीक है। कॉर्पस लुटियम को अगर देखेंगे तो इसमें 4 स्टेजेस होती है, स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन, स्टेज ऑफ वेस्कुलराइजेशन, स्टेज ऑफ मैच्योरेशन एंड स्टेज ऑफ रिग्रेशन। तो इसमें जो अलग अलग स्टेजेस होती है जो हमने देखा था, तो स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन में क्या होता है, एक पोर के थ्रू जो जिसमें से ओवम रिलीज हो गया है तो प्लग्ड हो जाता है फाइब्रिन ग्रेनुलोसा सेल, तो है ना, और जो है ग्रेनुलेशन ल्यूटिन सेल बनती है। कलर ऑफ कॉपर्स ल्यूटियम जो है येलो होता है ड्यू टू द लिपिड्स। स्टेज ऑफ वेस्कुलराइजेशन में स्मॉल कैपिलरीज ग्रो कर लेती है ग्रेनुलेशन लेयर में जो ल्यूमेन की तरफ जाती है, लिम्फेटिक एंड फाइब्रोब्लास्ट की तरफ कंपनीड हो जाती है। आफ्टर 6 to 7 to 8 days देयर इज अ हाइपोट्रॉफी ऑफ थीका इंटरनल सेल एंड सम परसिस्ट इन पेरिफेरी एंड सेप्टा सेल जो जिसको पैराल्यूटिन सेल्स बोलते हैं। सो सम ऑफ द विंडेड द ग्रेनुलोसा सेल, और इसमें भी येलो कलर डेवलप होता है। और स्टेज ऑफ रिग्रेशन में क्या होता है, जो डिपोजिशन ऑफ एट इन ल्यूटिन सेल हाइलिन टिश्यू उनके बीच में आ जाती है। ल्यूटिन सेल जो है एट्रॉफी एंड कॉर्पस ल्यूटियम बिकम द कॉर्पस अल्बानिकस बन जाता है, मैंने जैसा बताया था कॉर्पस अल्बानिकस बन जाता है ड्यू टू द विड्रावल ऑफ LH सपोर्ट। अब LH हार्मोन उतना ज़्यादा नहीं रह पाता ताकि वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है डिजनरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा सेल है कि आपका पूरा एक साथ आप देख सकते हैं कि 1 से 5 डेज जिसको मिनिस्ट्रल फेज बोल सकते हैं, फिर प्री ओव्यूलेटरी फेज, फिर ओव्यूलेशन होता है 14 डे में, फिर उसके बाद पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज आता है, फिर से वो मेंस्ट्रुएशन होता है। तो ये साइक्लिक चेंज होते रहते हैं। फॉलिकल का आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे ओव्यूलेशन हो गया, फिर वो वापस कॉर्पस लुटियम डेवलप होना शुरू हो गए। ये पूरा 28 डेज का अगर हम मानते हैं तब हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। एंड्रोमेट्रियम भी उसमें भी उस तरीके से साइकिल चलती है, तो ठीक है। तो एंड्रोमेट्रियम की भी जो साइकिल है, एंड्रोमेट्रियम जो एक लिनिंग है एपिथेलियम की यूट्राइन कैविटी में, जिसमें एपिथेलियम होता है, ग्लैंड होती है, स्ट्रोमा, ब्लड वेसल्स, जो भी 2 जोन में डिवाइड होती है। एक जो होता है बेसल जोन, एक होता है फंक्शनल जोन।
ठीक है। बेसल जोन जो जाता है वो मायोमेट्रियम के कांटेक्ट में होता है। मैंने आपको बताया था मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम एक मॉड्यूल में डिस्कस किया था, उसी के बारे में ये बात हो रही है। द जोन इज सप्लाइड विद द बेसल आर्टरीज और रिमेन uninfluenced by the any hormones after the shedding of endometrium that is regenerated is occurred by this zone only. Functional zone जो होता है वो under the stage of estrogen and progesterone changes in zone divided into 4 stage। तो पहला होता है stage of regeneration, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है ये यहाँ वाली जो वॉल है, एक्चुअली ये वॉल होती है, इस वॉल को ही हम लोग एंड्रोमेट्रियम और मायोमेट्रियम की वॉल बोलते हैं। यहीं पे ही इसकी सेल ही सेड होती है, ठीक है। और आगे देखेंगे स्टेज ऑफ प्रोरिफ्लेशन, स्टेज ऑफ सिक्रीशन एंड मेंस्ट्रुअल स्टेज। प्रोरिफ्लेशन में क्या होता है कि जो एपिथेलियम है वो कंटिन्यूस बिकम एक्टिव हो जाती है और स्पाइरल वेसल जो है अनब्रांच एपिथेलियम बनाती है जहाँ पे लूज कैपिलरी का नेटवर्क होता है। स्टेज ऑफ सिक्रीशन में क्या होता है कि प्रोजेस्ट्रॉन जो है एक्ट करते हैं उनके ऊपर और एंडोमेट्रियम ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है, डीजनरेशन होने लगता है। और मिनिस्ट्रल स्टेज में क्या होता है, जो कास्टिंग ऑफ होने लगता है एंडोमेट्रियम वॉल, जो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होता है, क्योंकि हर बार प्रेगनेंसी के लिए ही प्रिपेयर होती है एंडोमेट्रियम वॉल। तो उसमें थिक वहाँ पे कंडेंस ब्लड वेसल्स और आर्टरीज और ये सब न्यूट्रिशन सेल आके वहाँ पे वो हो जाती है। लेकिन जब ओवम, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, जब ओवम डीजनरेट होता है, तब ड्यू टू द LH के कम हो जाने की वजह से फिर वहाँ पे कास्टिंग शुरू हो जाती है, यानी कास्टिंग ऑफ शुरू हो जाती है और पूरा जो एंड्रोमेट्रियम जो है रप्चर होके नीचे सिक्रीशन होता है। तो यहाँ पे जैसे मिनिस्ट्रल फ्लो देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप 5 से लेके 28 डेज तक देख सकते हैं। पूरा एंडोमेट्रियम अपने आप को बहुत डेंसली प्रिपेयर कर चुका है फॉर द नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। लेकिन जब नहीं हो पाता तब वो एंडोमेट्रियम क्या होता है, वो शेड हो जाती है और उसके पूरे ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है, आर्टरीज वगैरह, और वहाँ से पूरा मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। फॉलिकल का भी आप यहाँ पे स्टेज देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे मैकेनिज्म क्या होता है मेंस्ट्रुएशन का। तो स्टेसिस ऑफ ब्लड इज स्पाज्म आर्ट्रियोल लीड टू द डैमेज ऑफ आर्ट्रियोल वॉल, रिलैक्सेशन फेज टू एस्केप द ब्लड थ्रू द डैमेज ब्लड वेसल। तो जैसे ही होता है कि एक स्टेसिस हो जाती है, आर्ट्रियोलर वॉल में डैमेज हो जाता है, उस डैमेज वेसल का जो रिलैक्सेशन फेज में जाने के बाद वो ब्लड को पूरा रिलीज करना चाहता है। लोकल जो टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होता है एंजाइम से, लाइसोसोम से, ऑटो डाइजेशन होता है। ब्लीडिंग जो होती है वो ब्रोकन आर्टरी से होती है, वेन से होती है, कैपिलरी से होती है, जो शेड इनटू द यूट्राइन कैविटी वेयर द इट कॉग्लिटेड बट सून लिक्विफाइड द प्लाज्मिन। तो पहले जम जाती है लेकिन एक प्लाज्मिन उसके वजह से वो कॉग्लिनेट होते हैं। menstruation stop is combined effect of the vasoconstriction, क्योंकि menstruation चलना नहीं चाहिए, उसको कंस्ट्रिक्ट होना या रुकना भी जरूरी है। मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, लोकल एग्रीगेशन, प्लेटलेट्स का एक्शन होता है जिसकी वजह से फाइब्रिन की वजह से क्लॉटिंग शुरू हो जाती है वहाँ पे। रिजम्पशन ऑफ एस्ट्रोजन सिक्रीशन लीड्स टू द क्लॉट फॉर्मेशन, वहाँ पे होने लगता है, स्टम्प्स बनने लगते हैं वहाँ पे। साइमल्टेनियस रिपेयरिंग होने लगती है एंडोमेट्रियम के अंडर कंट्रोल ऑफ एस्ट्रोजन एंड फैक्टर्स, ओके। नाउ ये पूरा एक कम्प्रीहेंसिव प्लान आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे GnRH यानी जो गोनेड रिलीजिंग हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, उसका कैसे फेज होता है, फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और उसका आप SFSH का देख सकते हैं, यहाँ पे फॉलिकुलर डेवलपमेंट देख सकते हैं। ये सारा मैंने डिस्कस कर दिया। एक बार ये फिर से एक कम्प्रीहेंसिवली स्टडी है और ये एंडोमेट्रियम वॉल की चेंजेस हैं, ठीक है। नाउ प्री मिनिस्ट्रल सिम्टम्स जो अगर देखें, नहीं बिफोर द मिनिस्ट्रेशन क्या होता है, प्री मिनिस्ट्रल सिम्टम को बोलते हैं PMS, जो रिफर करता है फिजिकल एंड इमोशनल सिम्टम जो होते हैं बिफोर द 1 और 2 वीक बिफोर द वुमेन्स पीरियड। सिम्टम जो स्टार्ट होते हैं 5 to 11 डेज बिफोर द मेंस्ट्रुएशन एंड टिपिकली अपने आप चले जाते हैं आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन, जब शुरू हो जाता है तब। अब ये PMS में क्या क्या चीज़ें आती है, एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग एंड पेन होता है, सोर ब्रेस्ट एंड एक्ने, फ्रूट कैविंग्स होती है एंड स्पेशली फॉर द स्वीट्स, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया एंड हेडेक, ओके। सेंसिटिविटी टू लाइट और साउंड, बिकॉज एट दैट टाइम पर्सन बिकम वेरी क्या बोलते हैं इसको, सेंसिटिव टू लाइट एंड ऑल, they get irritated from the some type of activity, not the everyone but
in the sum of these all are thing can be seen. Okay, fatigue, irritability and changes in the sleep pattern change hota hai. Anxiety, depression, sadness, emotional outburst is a common effect of the premenstrual symptoms. Okay, now रिस्क फैक्टर क्या होता है पीएमएस में, पीएमएस सिंड्रोम में? तो दैट इज अ हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन अगर है, या मूड डिसऑर्डर सच एज पोस्टमार्टम डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर इनको है, उनके लिए फैमिली हिस्ट्री अगर रही है पीएमएस की, फैमिली हिस्ट्री रही है अगर डिप्रेशन की, डोमेस्टिक वायलेंस अगर हो रहा है, या सब्सटेंस अब्यूज जस्ट लाइक ड्रग और नार्कोटिक और ये सब चीज़ों का, फिजिकल ट्रामा अगर हो रहा है, इमोशनल ट्रामा अगर हुआ है, तो इन सब में रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, ये सब हो जाता है। एसोसिएटेड अगर कंडीशन है तो डिसमेनोरिया, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर, साइजोप्रेनिया, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ये सारे कॉमन डिसऑर्डर है। उसके बाद आता है आपका आर्टिफिशियल पोस्टपोनमेंट। आर्टिफिशियल पोस्टपोनमेंट मतलब कैसे आर्टिफिशियली हम मेंस्ट्रुएशन को आगे बढ़ा सकते हैं या बिफोर कर सकते हैं। तो दिस अल्टरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल डेट विच शुड नॉट बी टेकन लाइटली, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए बिकॉज हार्मोनल imbalance can be there also. So it is preferred to delay than advance the date as the artificial withdrawal bleeding may be continue for the longer time. तो अगर एडवांस ज़्यादातर डिले करना ज़्यादा प्रीफर किया जाता है उसको एडवांस करने में, क्योंकि क्या होता है इससे ब्लीडिंग जो है वो बहुत समय तक चल सकती है, इट कैन बी लीड टू द एनीमिया कंडीशन। तो उसके लिए हार्मोन जो यूज़ करते हैं सेम मतलब जो चीज़ के लिए, तो उसमें कंबाइंड ओरल पील यूज़ किया जाता है, ठीक है। नॉर्थ हिस्टेरॉन यूज़ किया जाता है विच शुड बी टेकन बिफोर 5 to 6 डेट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पीरियड और कंटिन्यू until इज ओवर, पीरियड इज एक्सपेक्टेड 2-3 days आफ्टर ड्रग इज सस्पेंडेड, ठीक है। तो ये ड्रग्स का यूज़ करके या उसका यूज़ करके उसको हम आर्टिफिशियल पोस्टपोनमेंट कर सकते हैं। So thank you for watching this video. I have hope there's so many doubt of this topic had been clear through this module, and I hope you enjoyed it very well, and it will understandable to you. So thank you for watching this once again.